ब्लड पढ़ लिए थे, हार्ट पढ़ लिए थे, आर्टरी और वेसल पढ़ लिए थे, या वेन पढ़ लिए थे, मतलब ब्लड वेसल्स भी पढ़ लिए थे। अभी तो वर्तमान में पढ़ना था हम लोगों को, वो हर्ट भी आपको बता दिए थे हम पूरी तरह से, और हमको पूरा याद है कि हर्ट भी आपको दिमाग में आ गया होगा। अभी वर्तमान में जो हम लोगों को पढ़ना है वो थोड़ा बहुत इसमें है, मतलब ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है, और आप आराम से अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके पहले हर्ट बीट बताए, आप लोग से कुछ पूछना दिमाग में रखना कि जो हर्ट है उसका वन कंप्लीट contraction and relaxation is called heartbeat। इसी को heartbeat कहते हैं। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, उसको कहते हैं हार्टबीट। अगर आपको याद हो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अगर नहीं याद हो या नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, टोल। अर्थात कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का हार्ट अगर फैलता है, डायलेट करता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। अर्थात आराम से बोल सकते हो हार्टबीट बराबर क्या हो जाएगा, सिस्टोल प्लस डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को ही हम हार्टबीट करते हैं। सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू क्या, हार्टबीट। एक कंप्लीट हार्टबीट जो होता है उसको पूरा करने में आपको करीब 0.8 सेकेंड लगता है हार्ट को, और 1 मिनट में जितना बार हार्टबीट होता है उसी को हम लोग हार्टबीट रेट कहते हैं। तो हार्टबीट रेट इसी में हम लिख देते हैं, द नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट पर हार्ट बीट रेट, full stop, it is 72। हार्टबीट रेट जो होता है वो कितना होता है, 72 होता है। मैं तो पर मिनट कर लो, वैसे तो हम लिख दीजिए कि 1 मिनट में जितना बार आपका क्या होगा, हार्टबीट होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, हार्टबीट रेट कहलाएगा। तो हार्टबीट क्या है, हार्ट के एक बार फैलना और एक बार सिकुड़ना। हार्ट के एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को ही हम क्या कहते हैं, उसका हार्टबीट कहते हैं। हार्टबीट 1 मिनट में कितना बार होता है, ये उसका हार्टबीट रेट कहलाता है। उसके बाद पल्स आता है, पल्स। अब हार्टबीट को सुनते किसके मदद से है, हम हार्टबीट रेट को सुनते किससे मतलब मदद से है, तो ये डिटेक्ट्स और हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर स्कोप या आला के मदद से। तो आप देखते होंगे डॉक्टर को लगाते हुए बच्चों के या किसी भी रोगी के सीने पर जो है ना एक वो लगा कर सुनता है या सुनने की कोशिश करता है,
सुनने का कोशिश करता है, हाँ हार्ट बीट देखने का कोशिश करता है। तो हार्ट बीट के कारण हार्ट में एक आवाज आता है, हार्ट साउंड, साउंड इसको सुनने का कोशिश करता है। इज साउंड जनरेटेड within heart due to function और बीट। हार्ट के फंक्शन के कारण या बीट के कारण जो आवाज जनरेट होता है हार्ट के अंदर, उसी को कहते हैं हार्ट साउंड। It results due to closing of different valves like tricuspid valve, bicuspid valve, tricuspid valve, bicuspid valve, and semi-lunar valves। इनके क्लोजिंग के कारण ये साउंड उत्पन्न होता है। लव, या ऐसे भी लव भी लिखते हैं, लव एंड डव, डव ये जो साउंड होता है लव और डव होता है। हार्ट साउंड जो हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल के कारण उत्पन्न होता है या हार्ट के फंक्शनिंग के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम आगे जो जानते हैं इसमें कि हार्ट बीट रेट जो ना वो बढ़ घट जाता है जब हम क्या कहते हैं हैवी कोई काम करते हैं या हैवी फिजिकल वर्क करते हैं या फिर खेलते हैं या फिर जो है ना कोई भी मैकेनिकल काम अगर हम ज्यादा करते हैं तो हमारा हार्ट बीट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना होता है उसको टिश्यू के लेवल पर, सेल्स के लेवल पर, और तो और उसको क्या करना होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाना होता है ताकि जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो अपना काम को ठीक से कर सके। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, ये आपको हम हार्ट के हार्ट बीट के बारे में बता रहे थे, हार्ट के हार्ट साउंड के बारे में बता रहे थे, सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में बता रहे थे। क्वेश्चन आता है इसमें कि हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलता है वो कब बाहर निकलता है, सिस्टोल में कि डायस्टोल में? हार्ट जो है उसमें से ब्लड कब बाहर आएगा, सिस्टोल में कि डायस्टोल में? तो सिस्टोल जब होगा तो क्या करेगा, पंप्स ब्लड, ध्यान रखिएगा, और डायस्टोल में क्या करता है, रिसीव्स ब्लड। हार्ट जो है ना डायस्टोल जब करेगा, रिलैक्स जब करेगा तो क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करता है, और सिस्टोल जब करता है तो ब्लड को क्या करता है, पंप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हार्ट बीट के बाद पल्स का बात आता है। पल्स, पल्स क्या होता है? तो पल्स जो है ना वो एक झटका होता है, एक आपका आवाज होता है जो तब महसूस होता है जब हम क्या करते हैं, जब हमारा सिस्टोल और डायस्टोल होता है। हार्ट बीट के कारण, हार्ट के काम करने के कारण ब्लड का जो फोर्स डेवलप होता है उसका अनुभूति होना,
उसका पता चलना ब्लड वेसल पर कि क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू pumping of blood by heart, a force developed in blood which results, which can be कर सकते हैं, कॉमा, कॉल्ड पल्स। तो पल्स और हार्टबीट में अंतर है। हार्टबीट क्या है, हार्ट का फैलना और सिकुड़ना, और पल्स क्या है, उस फोर्स को पल्स बोल रहे हैं जो आपका हार्टबीट के कारण जनरेट हो रहा था ब्लड में, और जो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, आर्टरी के वाल्व से डिटेक्ट कर सकते हैं। झटका एक फोर्स, उसको कह रहे हैं हम पल्स। अब ये जो है ना कितना हो सकता है, जितना बार पंप करेगा उतना हो सकता है। तो पल्स रेट सामान्यतः हार्ट बीट रेट के बराबर ही होता है, क्योंकि ऐसे लिखते एक मिनट और, नॉर्मली नंबर तो ये आपको पल्स के बारे में बता रहे थे। कोई पूछेगा कि पल्स क्या है नहीं है तो आप आराम से बता देना कि पल्स जो है ना वो आर्टरी के दीवार पर जो फोर्स महसूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ये पल्स कैसे पता चलता है भाई, क्यों जनरेट होता है, तो आपको बता दिए कि आर्टरी के दीवार पर पता रहेगा। और जनरेट क्यों होता है, हार्ट के कारण जनरेट होता है, मतलब हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करने के कारण होता है। वो 1 मिनट में कितना होता है, उसका रेट कितना होता है, तो आपको बताए कि वो रेट उसका कितना होता है, 72 होता है पर मिनट, हर बीट के बराबर। तो ये आपको हम क्या बता रहे थे, पल्स के बारे में बता रहे थे। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो वो प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं जो ब्लड के फ्लो के कारण आपका जो हार्ट है उसके क्या करने का काम करने के कारण ब्लड में जो फ्लो होता है उसके कारण आपको महसूस होता है चौथी पर भाई, तो आपके ब्लड वेसल्स पर। तो कोई भी पूछेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है तो आराम से बताना कि जो आपका प्रेशर होता है ब्लड का किसके ऊपर, वो हमारे ब्लड वेसल्स के दीवार पर अपने फ्लो होने के कारण जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो क्या होता है, फैलेगा उस समय भी प्रेशर होगा। तो ब्लड प्रेशर आपको लिख दिए, वो प्रेशर जो फ्लोइंग, जो ब्लड के फ्लो के कारण या ब्लड जो फ्लो कर रहा था वो लगाता है ब्लड वेसल्स के दीवार पर, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल्स के दीवार पर जो प्रेशर रहेगा फ्लोइंग ब्लड के द्वारा वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक आपको पता है कि जब हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा, जब हार्ट में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और डायलेशन जब करेगा मतलब उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। सामान्यतः ये जो प्रेशर है वो कितना होता है ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसी में लिख रहा हूँ एज ब्रैकेट में 120 mm डायस्टोल while 80 mm
of Hg for systole, क्या लिखिए उल्टा लिख दिए क्या? हाँ उल्टा लिख दिए। और होगा वो कितना ये होगा 80 mm ऑफ Hg होगा, जबकि जब सिस्टोल करेगा तो उस समय कितना हो जाएगा 120 होता है। और it can be expressed as 120 by 80 mm of Hg। अपर है, अपर का मतलब सबसे ऊपर, तो यहाँ पर बट्टा दिए, इसका क्या मतलब है 120, मतलब हाई कितना होगा 120, तो सिस्टोलिक कितना हो जाएगा 120। और लो, हाँ बट्टा का मतलब क्या नीचे है, नीचे, तो सबसे लो कितना हो जाएगा 80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ क्या Hg। तो इतना आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है। अब हम आगे बात करें तो ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं भाई? एक तो मशीन से मापते हैं जिसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, इज मेजर्ड एस्फिग्मोमैनोमीटर जो है ना उसकी मदद से इसको मापते हैं। वो आपका दवा के कैप होगा, आपके पास एक कैप होता है, उसमें उसको क्या कहते हैं आर्म पर लगा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, पर इस पर बात कर लेते हैं तब ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, आखिर ब्लड प्रेशर था क्यों? तो जो हार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ब्लड को फेंक रहा था, किसमें? आपके ब्लड वेसल्स में। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ डेवलप हुआ होगा? जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो उस समय सबसे ज्यादा फोर्स से वो ब्लड को फेंका होगा। अर्थात जो सिस्टेमिक आयोटा होता है, अगर थोड़ा सा पीछे हार्ट वाला याद हो तो आपको बताए थे कि हार्ट से जो है दो ब्लड वेसल्स बाहर निकलता है। एक आपका राइट जो है आपका राइट ऑर्किल से निकलता था, और ज्यादा था किसमें? राइट वेंट्रिकल में ब्लड। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता था वो सीधे आपका दोनों तरफ किसमें जाता था? लंग्स में जाता था। लंग्स उसको प्योर करके फिर भेज देता था किसमें? लेफ्ट ऑर्किल में। लेफ्ट ऑर्किल से चला जाता था लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहां से इसको भेजा, जब भेजता है तो पूरे के पूरे बॉडी में जाता है। तो जिस नली से जाता था उस नली का नाम था सिस्टेमिक एओर्टा, अगर याद हो तो सिस्टेमिक एओर्टा जहां पर हार्ट से जुड़ा हुआ था, ये हार्ट था आपका। और हार्ट में जहां पर सिस्टेमिक एओर्टा जुड़ा हुआ होगा, किससे जुड़ा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा, आपको बताया था सबसे बड़ा आपका क्या था? चैम्बर था हार्ट क्या, और तो सबसे बड़ा तो था ही, प्लस सबसे ज्यादा क्या था? वो मोटा भी था, उसका थिक वाल भी था, हाईली मस्कुलर भी था। अब वो जब कांटेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा फोर्स वही डेवलप होगा। जब सबसे ज्यादा फोर्स वहां डेवलप होगा तो सबसे ज्यादा जो आपका प्रेशर होगा ब्लड का वो कहां होगा? सिस्टेमिक आयोटा के बेस पर, जहां वो जुड़ा हुआ था किसके साथ? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जहां पर सिस्टेमिक आयोटा जुड़ा रहता है वहां पर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर था। लेकिन वहां पर निकालेंगे कैसे? और सबसे कम कहां होगा? सबसे कम वहां होगा जहां पर आपको अगर याद होगा थोड़ा सा बताए थे, राइट ऑर्किल बताए थे। तो राइट ऑर्किल जो था यहाँ पर ये राइट साइड में मान लेते हैं ऐसे। तो राइट ऑर्किल में क्या होता था? पूरा का पूरा ब्लड जो था ना आपके बॉडी का ब्लड वो आता था, आपका पूरा बॉडी का ब्लड यहीं पर आता था राइट ऑर्किल में। तो राइट ऑर्किल में भी बताए थे इंफीरियर वेना क्या हुआ और सुपीरियर वेना क्या हुआ। सुपीरियर जो ऊपर से लेके आता था और इंफीरियर जो बॉडी के नीचे से लेके आता था। हार्ट जो था ना, हार्ट के नीचे के जो पार्ट्स थे उससे जो ब्लड लेके आ रहा था उसका नाम था इंफीरियर वेना कैवा। तो नीचे से आ रहा था मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा था। तो सबसे कम प्रेशर जो है ना वहीं पर होगा जहां पर इंफीरियर वेना कैवा आके मिला होगा हार्ट को, वहां सबसे कम प्रेशर। और सबसे ज्यादा प्रेशर कहां था?
तो सबसे ज्यादा प्रेशर वो आपका सिस्टेमिक आयोटा के बेस पर होगा, जहां वो किससे जुड़ा हुआ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होगा। ये आपको बता रहे थे ब्लड प्रेशर के बारे में। लेकिन समस्या अब ये आया कि नापे कैसे इसको, चूंकि वो अंदर है, हर्ट तो आपका अंदर है ना, तो अंदर नापे कैसे। तो उपाय क्या निकाला गया कि जो उसके सबसे नजदीक के जो ऑर्गेन्स है उनका प्रेशर नाप दिया जाए। तो सबसे नजदीक में तो गला आता है, लेकिन गला में अगर प्रेशर नापना होगा तो पहले क्या करना होगा, ब्लड प्रेशर को बंद करना होगा, तभी तो प्रेशर सबसे पहला क्या है वो पता लगेगा। तो ब्लड प्रेशर को जैसे ही यहाँ पर बंद करेंगे क्या होगा, ब्रेन आपका डेड हो जाएगा, ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड जाना बंद होता है ना ब्रेन में, ब्रेन आपका आपका क्या होता है, परमानेंट रूप में मरने लगता है, मतलब दोबारा वो ठीक नहीं होता। इसलिए गला में नापना मुश्किल है कि मर जाएगा आदमी। तब कहाँ हुआ, उसके नजदीक के जो है ना बाम, उस पर देखा जाए। तो बाएं तरफ था तो सबसे बढ़िया जो है ना, बाया इधर है ना, हाँ बाएं तरफ था तो सबसे नजदीक का जो है ना उसका आर्म कौन होगा, तो जो बाएं तरफ होगा तो सबसे नजदीक का आर्म कौन हो जाएगा, उसका बायां आर्म होगा। ठीक है, तो इसी आर्म पर कैप लगाया जाता है और ब्लड को रोका जाता है। ब्लड जो फ्लो कर रहा है ना इस हाथ में जा रहा होगा आर्टरी के थ्रू, उसको रोक देते हैं, तो बांध के और हवा भरते हैं। हवा जब भरते हैं उसमें बैलूनाइज जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, इसके ब्लड वेसल्स को बंद कर देता है। तो बंद कर देगा तो क्या होगा, इसमें ब्लड जाना बंद हो गया। और यहाँ पर जहां पर ये दोनों ज्वाइंट्स हैं आपके नीचे, अपर आर्म और लोअर आर्म, अपर आर्म जो है ना, अपर आर्म जो है ना ये, और लोअर आर्म के साथ जो मिला है ना, इन दोनों के ज्वाइंट्स में यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड वेसल आया है जो ऐसे फैल गया है, इसी के ज्वाइंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को रखते हैं और इसको बंद कर देते हैं पूरा हवा से। धीरे धीरे हवा को खोलते हैं तो हवा जो है वहां पर एक प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर पर है यहाँ पर आप पर। अब धीरे धीरे हवा जैसे जैसे निकलती है उसमें से प्रेशर कम होता जाता है, तो अंदर ब्लड का फ्लो जो है इधर शुरू हो जाता है। जैसे ही शुरू होता है तो जो पहला बार जो सुनाई पड़ता है आपका आवाज ब्लड के फ्लो का, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद तब तक सुनते रहते हैं जब तक, इसको हवा निकालते रहते हैं और सुनते रहते हैं जब तक आवाज सुनाई पड़ता रहे। और जहां पर आवाज सुनाई पड़ना जहां तक पड़ा उसके बाद बंद हो गया, तो जहां तक पड़ा लास्ट में वो उसका हो जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। सबसे कम प्रेशर पर वहां तक सुनाई पड़ा। तो ये आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ऐसे नापते हैं, है ना, कैप से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 120 से ज्यादा किसी का हो जाए ब्लड प्रेशर, 80 से ज्यादा ब्लड प्रेशर किसी का हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर जो है ना 2-4 दिन में अगर उसका इलाज न कराया जाए, उसे ठीक न किया जाए, तो अंततः क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का ब्रेन हिमोरेज हो जाएगा। ब्रेन के अंदर की नसें जो है ना वो ज्यादा प्रेशर होने के कारण फट सकती हैं, हार्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और व्यक्ति मर जाएगा, लकवा मार जाएगा उसको। तो इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि हम लोगों को ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल बना के रखना चाहिए। और नॉर्मल बनाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि हम जो है ना कम से कम फैटी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको खाएं। इवन शुगरी प्रोडक्ट्स भी कम से कम खाएं, चावल वगैरह भी ज्यादा ना खाएं अगर ज्यादा काम नहीं करते हैं तो। चीनी वगैरह या मीठा वगैरह कम से कम खाएं, ताकि हमारा ताकत क्या हो, उतना ही हम ले पाए जितना हमको जरूरत है, अपने काम के अनुसार खा पाए, यूज कर पाए। तो खैर तब आपको वो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो जाम नहीं होगा, वो पतला नहीं होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। ब्लड वेसल्स के पतला होने के कारण या अंदर का डायमीटर कम हो जाने के कारण, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जहां तहां जम जाता है, कैल्शियम वगैरह जहां तहां जम जाता है, तो इससे क्या होता है आपका दीवार जो है ना उसका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और अंदर का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हो जाते हैं और आपको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना हो जाती है या लकवा मारने की संभावना हो जाती है। और ये जो है ना हाइपरटेंशन का क्या है, साइड इफेक्ट है। तो ये हम आपको ब्लड के बारे में बता रहे थे। अब हम आपको बता रहे थे कि आखिर कैसे ले जाता है फूड को और इसको ऑक्सीजन को विभिन्न शरीर के हिस्सों तक, कौन, ब्लड। तो देखो जब भी फूड का बात आएगा
तो वो ले जाते हैं ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन जैसे ही जैसे ही जो है ना आपके क्या बोलते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट का बात आएगा, तो मेनली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, तो आरबीसी के थ्रू होता है। जबकि जो आपका CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ले जाया जाता है। और न्यूट्रिएंट्स भी किसके द्वारा? ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। आपको बताया था कि ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को ब्लड सेल्स बोलते हैं या ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये आपको हम बता रहे थे इसके बारे में बाबू, ब्लड के बारे में, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक लिम्फेटिक सिस्टम था। लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो तो पीछे डिटेल से बताए थे जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे, लिम्फ पढ़ा रहे थे, कि हमारे जो टिश्यू होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, वो ब्लड इमर्ज आउट हो जाता है किसमें से? कैपिलरी में से, और वो टिश्यू को चारों तरफ से घेर लेता है टिश्यू फ्लूइड के रूप में। वही टिश्यू फ्लूइड जो है ना, जिस नली से होके जाता है, एक नली से होके जाता है और ब्लड वेसल्स में आकर मिलता है कहाँ? कंधे के पास आपका, हाँ, उसको बोलते हैं लिम्फ्स। हाँ, उस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ, और उस नली को बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। और ये जो पूरे बॉडी के अंदर होता है, पूरे बॉडी के टिश्यू के अंदर यही प्रक्रिया होते रहता है। तो वो जो आपका लिम्फ वेसल्स का जो जाल है, लिम्फ वेसल्स का और लिम्फ का जो फ्लो है, उसमें जहाँ नोड्स पाए जाते हैं, गांठ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं आपके आपके कुछ डब्ल्यूबीसी को रखते हैं और आपके बॉडी को क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बचाते हैं इनसे, बैक्टीरिया वायरस वगैरह से, और तो और एंटीजेन वगैरह से। तो वो जो आपका काम करते हैं प्रोटेक्शन का, उन सबको एक साथ हम लिम्फेटिक सिस्टम बोल रहे हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में किसका फ्लो होता है? लिम्फ का। कैसे होता है वो हम शुरू में ही आपको डिटेल से बोल दिए। तो ये आपका जो चैप्टर था जिसमें हमको पढ़ना था किसके बारे में? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, या सर्कुलेटरी सिस्टम था, वो समाप्त हो गया। जो दूसरा आपका जो है चैप्टर जिसे हमको पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है क्या बाबू? उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन। तो इसका सबसे पहले कि एक्सक्रीशन में होता क्या है? हाँ, तो इसमें होता क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहला जो बात होगा वो होता है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो आपका अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट के लिए हो सकता है, जैसे आपके इसके लिए हो सकता है, ड्रग्स के लिए हो सकता है, जैसे कुछ गैसों के लिए हो सकता है, कुछ कुछ जो है ना आपके दवाओं के लिए हो सकता है, ड्रग्स के लिए हो सकता है। तो एक्सक्रीशन जो है वो क्या है? इसेंशियल एक प्रोसेस है जो मेटाबॉलिक वेस्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में मदद करता है या निकालने का काम करता है। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का बात करते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन, एक तो प्लांट की गतिविधियां जो होती है ना काफी कम होती हैं। हाँ, कुछ हद तक उनका जो लाइफ है सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है, मतलब वो शांत रहती है, ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी उसमें नहीं होता है। प्लस उनमें जो है ना सिस्टम का व्यवस्था बढ़िया नहीं होता है, तो एक्सक्रीटिव वेस्ट भी जो है ना काफी कम होते हैं, गतिविधियां कम होती हैं। और तो क्या करती है, ढेर सारी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को दोबारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर लेती है अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, और इसीलिए उसमें ज्यादा एक्सक्रीटिव वेस्ट नहीं बनता है। लेकिन वो जो आपके एक्सक्रीशन उसमें होता भी है तो कोई खास, इसीलिए उसमें जो एक्सक्रीशन होता भी है तो कोई खास एक्सक्रीटिव सिस्टम से नहीं होता है, बल्कि वो आपका
अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग हिस्सों से होता है। जैसे रूट्स में होता है इसके थ्रू, बार्क के थ्रू, कुछ लेंटिसेल से जो ओल्ड रूट्स होते हैं या ऊपर के रीजन होते हैं उसमें किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल से होते हैं। जबकि जो यंग रूट्स होता है उसमें रूट हेयर से हो जाता है। आपका स्टेम का जब बात करोगे तो उसमें किससे होता है, उसमें लेंटिसेल से होता है, LENTICEL, लेंटिसेल्स इस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, LENTICELS, लेंटिसेल से होता है उसमें। और कुछ एक जो है ना और भी बड़े पोर्स होते हैं जिसको हाइड्रोटोन कहते हैं, प्लस बात में डाल देता है वो, और बात जब गिरता है प्लांट के बॉडी के शरीर से जो बाहर आता है तो उसके नीचे जब रहता है स्किन वेस्ट तो वो भी बाहर आ जाता है। तीसरा है लीव्स। लीव्स जो होता है उसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो उसके स्टोमाटा की मदद से होता है। स्टोमाटा के द्वारा जो है लेन देन करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे हम एक बार फिर से आपको, जो आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट है वो आपको काफी कम होता है। क्यों, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम होती है और तो और उनमें कैपेसिटी होती है कि जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस का वेस्ट होता है वो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के रॉ मटेरियल का काम करता है या उसके रूप में यूज कर लेते हैं। अतः उनमें ज्यादा आपका न तो स्थिति ऑर्गन डेवलप होता है न स्थिति सिस्टम डेवलप होता है। फिर क्या लिखे हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के वो आपका एक्सक्रीशन दिखाते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू। और उसमें हम सबसे पहले बात किए स्टेम का। स्टेम जो होता है वो किसके थ्रू करता है, तो स्टेम जो है वो आपका करता है एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। लीव्स, तो इसमें कुछ हो जाएगा थ्रू स्टोमाटा मेनली। ऐसे हाइड्रोथॉट से भी करता है ये, एंड वाटर स्टोमाटा भी इसमें होता है। ये छोटे में अगर बात करें हम रूट्स का बात अगर करते हैं तो रूट्स जो होता है वो आपका किससे निकालता है, वो आपका निकालता है रूट हेयर से, और तो और किस रूप में निकाल देता है, लीव्स और फ्रूट्स है ना उसके थ्रू भेज देता है। बार इसमें तो ये कुछ स्टोर कर लेता है ऐसे उसमें, some stored in vacuoles of the cell, कुछ सेल के वैक्यूल के रूप में हो जाता है और रैपिड के रूप में निकल सकता है और भी कई तरह से ये बाहर निकाल सकता है। तो ये जो है ना आपको हम क्या होता है या कुछ ऑर्गेनाइज गोंद और रेजिन के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ये हम आपको प्लांट में एक्सक्रीशन का बात कर रहे थे और प्लांट का एक्सक्रीशन एक तरह से समाप्त हो गया अगर किसी एनिमल्स एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है, इसका बात करें इन यूनिसेलुलर का फर्स्ट में इन यूनिसेलुलर क्या हो जाएगा, थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजन और क्या इंडोसाइटोसिस करते हैं। और एक और है जो अंदर से बाहर निकाल देता है उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस।
हाँ, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हम मैं तो लिख देते हैं एज डिफ्यूजन और एक्सोसाइटोसिस। सेल से उसको क्या करता है, बाहर फेंक देता है, निकाल देता है। तो यूनिसेलुलर में जो भी होगा ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, और वो आराम से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, या फिर क्या कहता है, उसको आपको रिमूव कर देता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और क्या डिफ्यूजन और एक्सोसाइटोसिस ये क्या करता है, निकाल देता है बाहर। इसका एग्जांपल अगर यूनिसेलुलर में जाना चाहोगे तो आपको अमीबा मिल जाएगा, अमीबा, पारामीशियम हो जाएगा, टीटीसी कर देते हैं, बाकी आप सब तेज हो आराम से कर लोगे। इन सब में जो आपका होता है एक्सक्रीशन, वो कैसे होता है तो आपको बता दिए। अब जो है ना वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नेफ्रीडिया जो है और वो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देता है, जबकि स्किन जो होता है उसके थ्रू जो है आपका भी एक्सक्रीशन होता है, भीगा हुआ स्किन के थ्रू। तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्रू नेफ्रीडिया नाइट्रोजनस वेस्ट और मॉइस्ट स्किन जो है ना उसके थ्रू भी निकालता है मेनली गैसेस और लिक्विड भी निकाल देता है इसे। अर्थ बॉम्ब में या एनविच में बता रहे थे, एनविच में कैसे होता है, अर्थ बॉम्ब में कैसे होता है। अब अगर मछली का बात करोगे तो वो जो है ना अपना एस्किटी वेस्ट एस्किटी सिस्टम से बाहर निकाल देगा। हाँ, और भी है आपके जो भी इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी अपना एस्किटी वेस्ट बाहर निकालता है एस्किटी ऑर्गन की मदद से। हमको ज्यादा उस सबके बारे में जानना नहीं है, हमको जानना है मनुष्य के बारे में। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इनह्यूमन। तो किसके थ्रू हो जाएगा, थ्रू किडनीज मेनली which contain numerous tubular structure on nephron या यूरिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये आपका हो गया ह्यूमन बीइंग में। हम लोग जो है ना ह्यूमन बीइंग का ही बात शुरू करेंगे। तो अगला जो हम लोगों को है पढ़ना, एक चीज और हम लोग इसमें कर लेते हैं, और सब शुरू करो ना, उसको भी करो ना, लंग्स कॉमा स्किन कॉमा लीवर थ्रू बाइल, लीवर किसके थ्रू लीवर निकालता है, बाइल के थ्रू। ऑल्सो act as excretory structure, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम वो भी करता है। तो किसी बच्चे को अगर कोई डिटेल निकाल देता है, स्किन से पसीना आ जाएगा, लंग से आपको बताइए कि गैस के रूप में CO2 वगैरह निकल जाता है, लीवर जो भी आपका एसिडिटी वेस्ट होगा उसको किस में डाल देगा, बाइल में, और बाइल के थ्रू वो फीसेस में, मल में जाएगा और बाहर निकल जाएगा।
लेकिन हमको जो मेन पढ़ना है वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग किडनी ही पढ़ेंगे और शुरू करेंगे क्या, यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन का अगर बात करोगे तो ये मेनली आपका होता है किसके थ्रू, थ्रू excretory organs, excretory system consists of जो बना होता है, थोड़ा हम देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है आपका कौशिका भाई, किडनी, पहला किडनी, दूसरा है यूरेटर्स, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा है यूरेथ्रा। also called urinary system, क्योंकि इसमें यूरिन बनता है इसलिए इसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। किडनी का काम क्या है, फॉर्म्स फॉर यूरिन, इसका काम है यूरिन को बनाना। यूरेटर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट यूरिन, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। और यूरेथ्रा का क्या काम है, टाइम टू टाइम रिमूवल ऑफ यूरिन। ये आपका यूरिनरी सिस्टम, इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये करता क्या है, यूरिन के रूप में वेस्ट को निकाल देता है। हाँ, अब इसमें सबको हम अलग से पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ nitrogenous wastes like urea and also water, ions, drugs, etc. मेनली जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए जिम्मेवार होता है, जिसमें यूरिया मुक्त होता है। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो भी है आपके ड्रग्स है, आयंस है, वाटर है, वो भी आपके बाहर उसके थ्रू निकल जाते हैं। तो ये आपको हम एसटीसी सिस्टम को पढ़ना होगा और हम लोग इसको अगर